बच्चों, आज का टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। इंग्लिश में कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के भाग लेने के समय जब हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं तो वेग ज्ञात करने के समय उस अभिकारक पदार्थ के जितने अणु आपस में जुड़ते हैं उस संख्या को ही उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण, जिसमें हम वेग ज्ञात करते हैं, वेग निर्धारण वाले पद में अभिकारक अणुओं की आवश्यक न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण वाले पद में अभिकारक पदार्थ के जितने अणु आपस में जुड़ते हैं उसे उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यदि अभिक्रिया की आणविकता एक हो तो उसको हम कहते हैं कि आणविकता एक हो तो उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं एकाणुक अभिक्रिया। इसी तरह से दो हो तो उसको द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, और यदि तीन हो तो उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः अभिक्रियाओं की आणविकता 3 से अधिक नहीं होती, और दूसरी बात, अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक अणु तो चाहिए अभिक्रिया होने के लिए। और अभिक्रिया की आणविकता पॉइंट्स में भी नहीं होती, फ्रैक्शनल नहीं होती, पूर्णांकों में ये होती है। उदाहरण जैसे ये है CH3COO यह है मेथिल एसीटेट। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH प्लस CH3OH, एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल। इस अभिक्रिया में कम से कम कितने अणु चाहिए? 2 अणु अभिक्रिया के लिए चाहिए पूर्ण होने के लिए, तभी ये बनेगा। एक अणु जल का और एक अणु इसका मेथिल एसीटेट का। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी? 2। परंतु हम अभिक्रिया को देख करके यह नहीं बता सकते कि उस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। इसको हमें प्रयोगों के द्वारा उसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को जानना होगा अभिक्रिया की। उस क्रियाविधि में जब हम जानेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण वाला पद होगा अभिक्रिया की क्रियाविधि में, उस वेग निर्धारण वाले पद में जितने अणु आपस में जुड़ेंगे उनको हम, उस संख्या को हम उस अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। और ये बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अभिक्रियाओं की क्रियाविधियाँ बताई जाएंगी, तो उसमें ज़्यादातर एकाणुक अभिक्रिया या द्विअणुक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ही बताई जाती है। इसके बाद
अभिक्रिया की कोटि। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, जिस अभिकारक से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, उस अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो क्या है ये? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस अभिकारक की सांद्रता से वेग से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है उसे उसके अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसको समझ लेंगे हम। जैसे अभी उदाहरण बताया था मैंने मेथिल एसीटेट का जल अपघटन में, तो इसमें क्या था? इस अभिक्रिया का वेग केवल मेथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जल बहुत अधिक मात्रा में होता है इस अभिक्रिया में, तो जल की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, केवल मेथिल एसीटेट की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि न्यूनतम अणुओं की संख्या इसकी क्या है? 1। इसको भी हम देख कर पता नहीं लगा सकते अभिक्रिया की कोटि का कितनी है, ये भी प्रयोगों के द्वारा पता चलेगा कि किस अभिकारक की सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आणविकता वह है जिसमें वेग निर्धारण वाले पद में जितने अणु जुड़ेंगे आपस में, उसको हम कहेंगे अभिक्रिया की आणविकता। और अभिक्रिया की कोटि उसे कहेंगे अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिस अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, उसके अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर ना करे। जैसे इसका एक उदाहरण बताऊं, जैसे हाइड्रोजन की क्रिया जब क्लोरीन से होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हमें मिलती है HCl गैस। इस अभिक्रिया का वेग ना तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करता हाइड्रोजन की, ना ही क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर करता, केवल सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस वजह से इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? शून्य। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, और ये अभिक्रिया की कोटि फ्रैक्शनल भी हो सकती है, यानी दशमलव में भी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर, आणविकता में और कोटि में। इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताओ। इसको स्वयं लिखेंगे। जो मैंने बताया है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता के बारे में, उन दोनों में से ये पॉइंट्स बना के, टेबल बना के इनमें अंतर लिख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद यहीं पे एक टॉपिक छोटा सा और बता देता हूँ, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया की
आणविकता तो 2 हो परंतु कोटि 1 हो, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। जैसे क्या होगा, इसकी आणविकता तो होगी 2 इस अभिक्रिया की, और कोटि होगी 1, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। जो अभी उदाहरण बताया था CH3COO CH3, ये मैथिल एसीटेट प्लस जल, और ये CH3COOH प्लस CH3OH, ये कैसी अभिक्रिया है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी आणविकता तो 2 है और कोटि 1 है, तो इस वजह से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आज बस इतना ही। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अगली वीडियो में बताऊंगा।